Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying chemical kinetics. In last video lecture, we have derived the rate constant for zero order and first order reactions, and in this video lecture we are going to derive the half life for a zero order and first order reaction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती क्या है। लेट अस कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप कंसीडर कीजिए जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स पी में। अब इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ एक्चुअल में टाइम होता है, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial value। मीन्स इनिशियली जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की गिवन है उसकी जिस टाइम के बाद वैल्यू हाफ हो जाएगी वही टाइम कहलाएगा हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो ड्राइव करते हैं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव किया था रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जिसका फार्मूला क्या निकल के आया था, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो अब क्या करिए आप, आफ्टर द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन तो टाइम कितना होगा वहाँ पे, उस टाइम को आप कंसीडर करिए टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन आर होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होगी। इनिशियली आपने माना था कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, आर नाट है, तो आफ्टर द हाफ लाइफ कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यही तो फाइनल कंसंट्रेशन होगी आर नाट बाई टू। तो ये वैल्यूज आप क्या करिए, इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, के इक्वल्स टू आर नाट माइनस आर नाट बाई टू अपॉन टी हाफ। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टू के इक्वल्स टू आर नाट अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, टी हाफ इक्वल्स टू आर नाट अपॉन टू के। तो इससे आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, इससे पता चला कि फॉर एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो उसकी हाफ लाइफ होगी वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यू शुड मेमोराइज इट, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी यूज होने वाला है। अब कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, रेट कांस्टेंट आपने ड्राइव किया था, और रेट कांस्टेंट आया था आपका के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नाट अपॉन आर। आर थी आपकी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आर नाट थी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टी हाफ हो जाएगी। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाई टू, हाफ हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पे रख दिया टी हाफ, लॉग आर नाट ऐसे ही रहेगा आपका, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर नाट बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर नाट से आर नाट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू क्या आ जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग टू आ जाएगा। तो के इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3010.3010। तो ये वैल्यू जब आपने पुटअप की यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आया टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चला कि फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ होती है रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर नाट होती है। मींस जो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड नहीं करता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज, यू शुड रिमेंबर इट। अब क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उनके बैरी होने से ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन चेंज भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है बाय द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, कई बार रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो हायर ऑर्डर की रिएक्शंस हैं वो
क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस प्रतीत होती हैं। एक्चुअल में वो तो हायर ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, बट ऑब्जर्व वो होती हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनके वेरिएशन की वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो वेरी हो जाता है। लेट अस कंसीडर, ये कैसे समझ सकते हैं आप? हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। देखिए आप, एथिल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे? CH3COO, एथिल एसीटेट प्लस H2O, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? C2H5OH प्लस CH3COOH। तो इस रिएक्शन में ऑब्जर्व किया गया कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है रिएक्शन के आगे बढ़ने के साथ साथ। मीन्स रिएक्शन जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होती जा रही है, बट जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रही है, जबकि एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती हैं, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शंस को कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब बात करेंगे जो रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कई रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया कि जब भी टेम्परेचर को आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर देंगे तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो डबल हो जाती है। मींस अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो के आपका क्या हो जाता है? 2K हो जाता है। इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। बट जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप थी टेम्परेचर की और रेट कांस्टेंट की, वो दी जाती है आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट होता है के इक्वल्स टू होता है ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यहाँ पे जो आर है इसको कहते हैं आर्हेनियस फैक्टर, और या कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। दूसरा, ये ई ए की वैल्यू क्या है? ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको गिवन होती है जूल पर मोल में। आर आपका रेट गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। के इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपको? आप क्या करिए, जो ये ए है इसको आप ट्रांसफ़र करिए लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ से मिलेगा आपको के अपान ए इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब आप दोनों तरफ क्या करिए, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने से क्या मिलेगा आपको? एल एन के अपान ए इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? माइनस ई ए अपान आर टी मिल जाएगा। तो माइनस ई ए अपान आर टी बराबर क्या आ गया? एल एन के अपान ए। तो एल एन के अपान ए को आप क्या लिख सकते हैं? एल एन के माइनस एल एन ए लिख सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो एल एन के माइनस एल एन ए क्या आ गया? माइनस ई ए अपान आर टी आ गया। तो यहाँ से ई ए अपान आर टी अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? एल एन ए माइनस एल एन के हो जाएगा। तो एल एन के की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से एल एन के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एल एन ए माइनस ई ए अपान आर टी। अब आप मानिए कि किसी टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास एल एन K1 इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपान आर T1। यही तो वैल्यू आएगी आपके पास। तो और फॉर द टेम्परेचर T2 क्या वैल्यू आ जाएगी? एल एन K2 इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपान आर T2। एक्टिवेशन एनर्जी और जो आपका ये गैस कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? एल एन K2 माइनस एल एन K1 इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपान आर T2 माइनस एल एन ए प्लस
ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस ये अपान आर टी वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन को क्या लिख सकते हैं आप, एल एन के टू अपान के वन लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया यहाँ पे एल एन के टू अपान के वन। यहाँ पे क्या करिए आप, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आप ये अपान आर को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये अपान आर वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू। तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिली, एल एन के टू अपान के वन इक्वल्स टू ई अपान आर ब्रैकेट में वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू। तो जब भी आपको दो टेम्परेचर गिवन हो, एक रेट कांस्टेंट गिवन हो और दूसरे रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द अनदर रेट कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं अनदर टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, आप इसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है। तो इसको अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेस 10 पे, तो आप सिंपली क्या कीजिए, जब भी आप एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2.303 कहाँ पे आ जाएंगे, अपान में आ जाएंगे यहाँ पे राइट साइड में। तो लॉग के टू अपान के वन क्या हो जाएगा, ये अपान 2.303 आर ब्रैकेट में वन अपान टी वन माइनस वन अपान टी टू हो जाएगा। अब बात करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसके ऊपर जो कैटालिस्ट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको पता है कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है। मीन्स कोई भी रिएक्शन आर से पी में हो रही है तो कैटालिस्ट क्या करेगा, कैटालिस्ट करता क्या है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। दूसरा एक चीज़ आर्यनियस इक्वेशन से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी माइनस ये अपान आर टी और यहाँ पे के था, तो जैसे जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी को आप कम करते जाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं। वो किस तरह से, एक्चुअल में जो कैटालिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसको समराइज़ करें तो होता एक्चुअली ये है कि मान लीजिए आपके पास रिएक्शन ये है आर एरो पी, इसमें क्या होगा, आपने एक कैटालिस्ट ऐड कर दिया, कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीज इसलिए होता है कि जो कैटालिस्ट है ये क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये आपको कैसे पता चला कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से रेट इंक्रीज हो जाता है, आपने रिलेशन देखा था, के इक्वल्स टू क्या था, ई ए ई रेस्ट ओवर माइनस ई अपान आर टी। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कैटालिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कर देता है, बट गिब्स एनर्जी अनचेंज्ड रहती है। गिब्स एनर्जी में ना तो कोई इंक्रीज होता है ना कोई डिक्रीज होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटालिस्ट का। मीन्स कैटालिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी। अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या है, एक्चुअल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको माना गया कि ये हार्ड स्फीयर हैं, हार्ड स्फीयर हैं, और जब रिएक्शन कैरीड आउट होती है तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल्स कैसे माने थे इन्होंने, हार्ड स्फीयर माने थे, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करता है, कोलाइड करता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स यूनिटी वॉल्यूम ले लीजिए आप, तो इसमें जो पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे होंगे उसको कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं जेड से। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड कहलाते हैं आपके कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका रेट था किसी भी रिएक्शन का वो रिप्रेजेंट किया जाता है रेट इक्वल्स टू जेड ए बी, किसी भी रिएक्शन के लिए जो आपका कोलिजन फ्रिक्वेंसी होगी इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपान आर टी। इसका भी यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में, वहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे कोलिजन फ्रिक्वेंसी जेड को। अब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, जो अभी देखा था आपने रिलेशन किसके किसके बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एथिल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा बताया गया है कि एथिल आयोडाइड किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है, और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे एट 600 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है 209 किलो जूल पर मोल। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस में गिवन है, किलो जूल पर मोल में गिवन है। बाकी सारी चीज़ें किस में गिवन है, केल्विन में गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका किलो आपको हटाना पड़ेगा। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन, मीन्स 600 केल्विन पे आपको रेट कांस्टेंट दिया गया है, 700 केल्विन पे आपको रेट कांस्टेंट पूछा गया है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है। देखिए आप क्या क्या गिवन है आपको, T1 टेम्परेचर गिवन है 600 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर 700 केल्विन आपको गिवन है, एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 1.60 इंटू 10⁻⁻5। K2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, एट द टेम्परेचर 700 केल्विन पे K2 की वैल्यू क्या होगी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है 209 किलो जूल पर मोल, इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल पर मोल में तो वैल्यू आ जाएगी क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 209,000 मीन्स 2.09 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल आप इसको लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप 2.09 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। तो अब आप यूज करिए फार्मूला, आपने क्या ड्राइव किया था log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से देखिए आप log K2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, K1 की वैल्यू आपको गिवन है, तो रख दीजिए जो भी वैल्यूज आपको गिवन है। log K2/1.60 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू क्या आ गया 2.09 इंटू 10⁻5, ये रहा आपका 1000 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, अपान में क्या आ जाएगा 2.303 इंटू गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 8.314, 1/T1 1/600 आ जाएगा, माइनस 1/T2 1/700 आ जाएगा। यही तो वैल्यूज हैं, यहाँ से जो भी वैल्यूज हैं इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए सिंपली, और इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। सिंपलीफाई करने के बाद आपका जो K2 की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी, log K2 क्या आ जाएगा यहाँ से -2.197 आ जाएगा। K2 की वैल्यू के लिए क्या करिए आप एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग क्या होगा 10⁻⁻2.197, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6.36 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, रेट कांस्टेंट फॉर एट द टेम्परेचर 700 केल्विन। थैंक यू सो मच।